का दंगल दक्षिण के दुर्ग जीतने के लिए मचे चुनावी घमासान को लेकर है। 13 मई को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव है। एक ही चरण में सभी सीटों पर होने वाले इस चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी हफ्ता चल रहा है और आखिरी हफ्ते में दोनों ओर से ताबड़तोड़ जुबानी हमले हो रहे हैं। नया बयान बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिया है, जिसमें उन्होंने तुष्टीकरण की ABC का मतलब समझाया है। शाह ने A फॉर असदुद्दीन, B फॉर BRS और C फॉर कांग्रेस कहा है। अमित शाह ने कहा है कि ये तीनों तेलंगाना में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और ये चुनाव विकास बनाम जिहाद का चुनाव है। उधर तेलंगाना में बीजेपी का प्रचार करने गई नवनीत राणा ने अलग ही चैलेंज दे दिया। नवनीत राणा ने असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए ये कहा कि 15 सेकेंड के लिए पुलिस हटा दें तो दोनों भाइयों को पता नहीं लगेगा कि कहां गए। हालांकि हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने सफाई दी है कि हम डराने धमकाने की बातें नहीं करते। 15 मिनट लगेगा, वोट दे दीजिए और बीजेपी को जिताइए। इन्हीं बयानबाजियों के बीच प्रियंका गांधी ने ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी सीधा सीधा बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल ये सारी बयानबाजी आंध्र और तेलंगाना के चुनाव में वोट के ध्रुवीकरण के लिए चल रही है, क्योंकि आंध्र में जहां एक साथ सभी 25 तो तेलंगाना में सभी 17 सीटों पर वोट पड़ने हैं। आंध्र में बीजेपी ने टीडीपी के साथ चुनावी मोर्चेबंदी की है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी के मुकाबले BRS, कांग्रेस, ओवैसी तीन खिलाड़ी चुनावी मैदान में हैं। तेलंगाना में बीजेपी को पिछले चुनाव मिले वोट से हौसला बढ़ता गया है। 2014 के 7% वोट और आपको बताते चले एक सीट से बढ़कर 2019 में बीजेपी 19.45% वोट और 4 सीट तक जा पहुंची है और इसी रफ्तार से उसे तेलंगाना में बीजेपी फतह करने के लिए फाइट कर रही है। लेकिन सवाल है, क्या आंध्र और तेलंगाना में चुनाव विकास बनाम जिहाद का चुनाव है? और जैसा कि कांग्रेस ने ओवैसी को लेकर आरोप लगाए हैं, तो क्या दक्षिण भारत में वोटों के ध्रुवीकरण का नुकसान कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद पार्लियामेंट 40 सालों से कीचड़ बन गया है। हमको परवाह नहीं, कमल भी उड़ सकता है इस कीचड़ से। हमको डर नहीं है। दक्षिण के दुर्ग में 4 दिन बाद सबसे बड़ा दंगल है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना पर किसका जादू चलेगा, इसके लिए आखिरी चरण में जबानी वार और पलटवार जारी है और इसी में शुरू हुआ है 15-15 वाला अटैक। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, जिस दिन हम मंच पे आ गए। बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। अभी वक्त आया है कि ओवैसी जी को जरा शांत हो जाए। हर एक बात का गलत मतलब निकालने के अलावा उनको कोई काम नहीं है। अब उनको रिटायर होने का वक्त हो। अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 साल पुराने बयान को लेकर चुनौतियों का चुनावी स्टंट शुरू हुआ तो नेताओं में बयानबाजी की झड़ी लग गई। ये सिर्फ पब्लिक में भुगतने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो ये आमने सामने की लड़ाई लड़ने में इनमें दम नहीं है। हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर स्टेटमेंट का संज्ञान ले, क्योंकि डायरेक्ट एक थ्रेट है, हेट स्पीच है। ऐसी स्पीच अगर वारिस पठान ने दे दिया होता तो अब तक मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया हो। अब इनके अंदर जिन्ना का जिन पैस गया है। ये फिर से दूसरा 47 लाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। वोट के लिए सब सारे ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा बंद करो बोल के मैं एक ही बात कह सकता हूँ बीजेपी नेता लोगों को। तेलंगाना के शहर निजाम हैदराबाद में इस चुनावी चैलेंज के सियासी गणित बस इतना है कि साल दर साल हैदराबाद में ओवैसी की जीत का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 2004 में जिस ओवैसी को हैदराबाद में 38.4% वोट मिले थे, वो 2009 में 42.1% और 2014 में बढ़कर 52.9% हो गए और 2019 तक ये 59% को पार कर गए। हालांकि बीजेपी ने इसके पीछे फर्जी वोट का आरोप लगाया है, लेकिन ओवैसी के इस बढ़ते ग्राफ और विजय रथ को रोकने के लिए बीजेपी ज्यादा चोट ज्यादा वोट वाली स्ट्रैटेजी पर वार कर रही है।
वैसे इधर चुनावी चैलेंज का 15-15 फाइट चल ही रही थी कि उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण की एबीसी का ऐसा विस्तार समझाया कि एक तीर और तीन शिकार। कांग्रेस और बीआरएस ओवैसी को रोक सकते, मजलिस को रोक सकते हैं क्या? ये तुष्टीकरण की जो एबीसी है ना, अपीसमेंट की एबीसी, इसका मतलब है ए से ओवैसी असदुद्दीन, बी से बीआरएस और सी से कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक ठेले के चट्टे पट्टे हैं। तेलंगाना में जब तक बीजेपी बनाम ओवैसी की जबानी जंग चल रही थी तब तक कांग्रेस चुप थी, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने सी फॉर कांग्रेस कहा, प्रियंका गांधी ने डबल फायर झोंक डाला। असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश तक बयानों के धुआंधार प्रहार के पीछे दरअसल कहानी ये है कि 13 मई को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी सीटों पर वोट पड़ने हैं। और आंध्र के अलावा बीजेपी के लिए तेलंगाना में उम्मीद इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि राज्य में बीजेपी का जनाधार लोकसभा चुनाव में तेजी से बढ़ रहा है। 2014 के चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 10.5% था। 2018 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 7% वोट मिले थे। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो वोट प्रतिशत बढ़कर 19.45% हो गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर बीजेपी 14% तक पहुंच गई। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि 2018 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसी तेजी से बीजेपी के वोट बढ़े थे, ठीक उसी तरह 2023 के मुकाबले 2024 में भी बढ़ेंगे। ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। अब देखना ये होगा कि जिस सूबे में 52% ओबीसी, 18% दलित और सिर्फ 9% अल्पसंख्यक हैं, वहां बीजेपी की पिच पर चुनावी खेल में विपक्षी दल बाजी जीत पाते हैं या शिकस्त पाते हैं। आज तक ब्यूरो। दक्षिण के दुर्ग को मजबूती देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो वहां क्षेत्रीय दल समेत कांग्रेस पार्टियों का पूरा जोर है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर कमाल नहीं कर सके। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी किसके हैं? क्या कांग्रेस की बी टीम है या फिर भारतीय जनता पार्टी के? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रत्युष खान जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल हसन जी, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। जॉर्ज कुरियन जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रत्युष जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, असदुद्दीन ओवैसी ने बोल दिया है कि आप 1 घंटे ले लीजिए, 15 सेकेंड क्यों, पूरा 1 घंटे लीजिए, जो करना है कीजिए। क्या इस बयान का मतलब निकाला जाए 15 सेकेंड का? उकसाने वाला यह बयान है, किसी के खिलाफ यह बयान है? इस तरह का बयान नवनीत राणा की ओर से दिया जाएगा ताकि लोग उत्साहित हो जाएं और तालियां बजा सके वहां पर? देखिए चित्रा जी, आपको पहले समझना पड़ेगा ओवैसी जी की राजनीति, वो पिछले हफ्ते से क्या कर रहे हैं। हमारी बीजेपी ने इतना बड़ा वहां पे राइज किया है, वोट शेयर बढ़ाया है, तो उसी को घबरा रखे हैं। जो आदमी औरंगजेब के सपोर्टर हैं, जो आदमी के भाई बोलते हैं कि मुसलमान तो मर के भी जमीन लेता है, हिंदू तो हवा में उड़ जाता है, उसकी क्या बातें करनी। हमारा जो राजनीति है पूरा, वो एब्सोल्युटली वेलफेयर बेस्ड है। और आप ये मत भूलिए कि साउथ इंडिया में हम लोग अभी भी हाईएस्ट सीट के पार्टी है वहां पे। ओवैसी साहब जो हैं वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। ये सब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ये सब उपजाऊ लोग हैं। इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो परिवार बचाना है। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीआरएस हो, जो भी आप इन लोगों को देख लीजिए, तो उनकी सोच तो कभी नेशनलिस्ट लेवल की है ही नहीं। कांग्रेस कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है, हमारा परिवार जहां बीजेपी को जिताना होता है वहां पहुंच जाते हैं।
प्रियंका गांधी का ये बयान है रायबरेली से आज का ही। चित्रा जी आप ये बताइए कि किस तरह का वीक कैंडिडेट खड़ा किया है। वो वहां जा भी रहे हैं, पूरे देश को पता है कि राहुल गांधी की जो सोच है वही वाली सोच ओवैसी जी की भी है। दोनों सेम थॉट प्रोसेस से चलते हैं कि देश को रिलीजन पे, कास्ट पे, रीजन पे, सब पे बांट दो और अपना वोट निकाल के चले जाओ। हम लोग का तो वो सोच ही नहीं है। हम लोग के लिए तो देश से बड़ा कुछ है ही नहीं। और हम लोग हमेशा आके वेलफेयर स्कीम की बात करते हैं। आज बीजेपी इतना क्यों आगे निकल गई है? ओवैसी जी क्यों घबराए हुए हैं? इस तरह का फाइट का तुमको अंदाजा ही नहीं था। आप सोचिए 19 से लेकर अब तक इतने वेलफेयर स्कीम्स आ गए हैं। आपको पता है साउथ इंडिया हाईएस्ट है फार्म लोन्स के अंदर में, हाईएस्ट है, और तमिलनाडु टॉप करता है वहां पे। आप देखिए कि हाउसिंग हो, एलपीजी गैस हो, ये सब जो स्कीम्स, जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, उनकी सोच अलग होती है। वो नरेंद्र मोदी को जानते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तो होगा। इनके पास क्या है? तुष्टीकरण, कि लड़वा दो, हिंदू को बोलो औरंगजेब बड़ा अच्छा था, उसको मरवा देंगे, पुलिस हटा दो। उनकी सोच हमारे राजनीति से बिल्कुल विपरीत है। लेकिन कुछ बयान कई लोगों को सूट भी कर जाते हैं ना। आदिल हसन जी जैसे ये एमआईएम की ओर से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आशुतोष जी आपके पास आते हुए, अब ये तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की लड़ाई है। अमित शाह गृह मंत्री की ओर से कहा गया है कि एक तरफ लोगों के लिए वोट, लोगों के कल्याण के लिए वोट, दूसरी तरफ वोट जिहाद। और ये बातें कहते हुए लगातार वो एबीसी बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी बी से बीआरएस, सी से कांग्रेस वहां के लोगों को घेर रहे हैं। और इन सब के बीच ये असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही पार्टियों के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आशुतोष जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। चित्रा जी, दरअसल ये एक नूरा कुश्ती है, क्योंकि दोनों की पॉलिटिक्स एक जैसी है। दोनों पॉलिटिक्स अब प्रोवोकेशन करते हैं, दोनों पॉलिटिक्स अब डिवाइड करते हैं, दोनों पॉलिटिक्स अब आइडेंटिटी करते हैं। अभी तक की राजनीति की सबसे बड़ी चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर्स बोलते हैं, वो चुप रहते हैं। अमित शाह कहते हैं कि शरिया कानून हो जाएगा, वो चुप रहते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब तो वो लोग आ रहे हैं जो गाय कटवाएंगे, और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान चुप है। ये चूंकि हिंदुस्तान का मुसलमान चुप है, साइलेंट है, प्रोवोक नहीं हो रहा है, तो ये दिक्कत पैदा कर रहा है। और इस दिक्कत की वजह से हिंदू वोटों के कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आप हैदराबाद पहुंचिए और आप 15 सेकंड की बात कर दीजिए। बिल्कुल सही कहा। अगर यही बात अभी ओवैसी के या किसी मुसलमान ने कही होती तो कितना हंगामा मचा होता, आपको याद है? कहा ही है 2013 में कहा ही था कि दे दीजिए 15 मिनट के लिए। कितना हंगामा मचा था। हाँ, कितना हंगामा मचा था। तो खत्म करने की बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से हिंदुओं को खत्म करने का बयान दिया था ना। बाद में उनको कोर्ट से राहत मिल गई, वो अलग बात है। बट उनका बयान अगर हम सुनेंगे आशुतोष जी, उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ हिंदुओं को 25 करोड़ मुसलमान। अब इस तरह की भाषा बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा टीवी पर। बट वही तो भाषा ये भी बोल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वही भाषा बोल रही है ना, उसमें अलग क्या है? तो अगर वारिस पठान उसके दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? और इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती है? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उनको अलग करने की कोशिश? क्योंकि ये वही भाषा है जो संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी ने बोली थी, जो दानिश अली को लेकर बोली। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और स्पीकर के ऑफिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक स्पीकर के ऑफिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कौन सी कार्रवाई की मुझे तो नहीं मालूम आज तक। तो स्पीकर राहुल गांधी के मसले में फौरन कार्रवाई कर लेते हैं, और वो बिधूड़ी के मसले में कोई कार्रवाई नहीं कर। सबने देखा किस तरीके से खुलेआम गालियां दी गई, सबने देखा, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये सब स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उसके मन में निराशा है कि मुस्लिम समुदाय क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है। अगर वो रिएक्ट करेगा तो उनको अपने वोटों के कंसोलिडेशन में मदद मिलेगी। बोलिए संगीत रागी जी। एक 10 सेकंड बोलिए। आज की तारीख में खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता वो चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और यही चिंता है। ये अकारण नहीं है कि प्रधानमंत्री जब नागपुर गए थे तो रात में किससे मुलाकात की थी, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो चूंकि खुद भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की दिलचस्पी खत्म हो गई है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब बाहर से आए हुए तमाम तरीके के करप्ट लोगों को अगर पार्टी में शामिल किया जाएगा, रातों रात को पार्टी में जगह दे दी जाएगी, उनको टिकट दे दिया जाएगा, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्युष कांत जैसे लोग जिनके बारे में कहते थे
कि इनकी जगह तो जेल में है, तो प्रत्युष कांत जी भी निराश होंगे इस बात से। इनकी मजबूरी के प्रत्युष कांत जी के पास में जाऊंगी, उसके पहले बाकी लोग, आदिल हसन भी जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, पहले उनके बातों पर आप जवाब दे दीजिए। ये 15 बनाम 15 की जो लड़ाई है वो बीजेपी को सूट करती है क्या, संगीत रागी जी? देखिए पहली बात तो आशुतोष जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी के घरेलू अंदर की बातों को उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान शांत है, ये बात बिल्कुल गलत है। भारत का मुसलमान वोट जिहाद की बात कर रहा है। मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड का एक व्यक्ति खुलेआम मदरसों में आकर के कह रहा है, मस्जिदों से ऐलान कर रहा है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति को हराओ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दो। और ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, भारत के साधु समाज, भारत के हिंदू समाज, यदि उन्होंने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ली है या जमीन में सर गाड़ लिया है तो उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये सच्चाई यह है कि भारत का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं राम मंदिर के पक्षधर है, भारत हिंदुत्व का समर्थक है, भारतीय संस्कृति का समर्थक है, भारत के सनातन सभ्यता के प्रति अभिमान रखता है और हिंदुत्व के बारे में बात करता है, जिससे भारत के मुसलमान जो पैन इस्लाम से जुड़े हुए हैं, रेडिकल इस्लाम से जुड़े हुए हैं, उनको ये बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप देखेंगे कि भारत का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी सीना निकाल करके दे दे, कलेजा निकाल करके दे दे, लेकिन वो नहीं करेगा। दूसरी बात, जब राहुल गांधी की बात करती है तो राहुल गांधी भारत तोड़ते हैं, भारत जोड़ते नहीं हैं। हिंदू समाज को वो जातियों में बांटते हैं, मुसलमानों को गोलबंद करते हैं, क्रिश्चियनों को गोलबंद करते हैं। आर्क बिशप उनके लिए पत्र लिखता है, क्योंकि वो क्रिश्चियन कनेक्शन वेटिकन से आता है आर्क बिशप का। भारत का मुसलमान बंद कमरों में बैठ करके कहता है, मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड का आदमी कहता है, खुलेआम कहता है। भारत का कोई साधु समाज जाकर के कभी आज के दिन में यदि मान लेते कि भारत के साधु समाज यदि सड़कों पर निकल करके हिंदुओं से कहता कि ये वक्त है कि इस हिंदू समर्थक सरकार के पक्ष में जोश खरोश से लग जाओ, मंदिरों से आह्वान होता, मंदिर से साधे मठों से आह्वान होता, आश्रमों से आह्वान होता, तब देखते कि यही जो सेकुलरिस्ट है इनकी कैसी हालत होती। लेकिन मुस्लिम समाज से वोट जिहाद के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। सच्चाई तो यही है कि भारत में मुसलमान वोट जिहाद ही करता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट देता है। ठीक है। और इस वोट जिहाद की पूरी भूमिका जो है कांग्रेस और वामपंथियों ने इस देश में रखी है। वो आदिल हसन जी आपकी बातों पर हंस रहे हैं बहुत ज्यादा। जरा मैं जवाब ले लेती हूँ। आदिल हसन साहब की इस बात पे इतनी मुस्कुरा, और आशुतोष जी भी उनका साथ दे रहे हैं, वो भी बड़े खुश हुए जा रहे हैं। लेकिन आदिल हसन साहब, पहले आपकी बात, वोट जिहाद एक बड़ा मुद्दा तो है जिसको बीजेपी की ओर से लगातार उठाया जा रहा है, नुकसान करेगा आप लोगों को। संगीत रागी जो है, जितना जिहाद के बारे में जानकारी इनको है उतना तो मुसलमान को भी नहीं। जितना रिसर्च किए हैं, पता नहीं मोदी जी के साथ नवाज शरीफ क्या ये भी गए थे कि कोई और गया था, मुझे लगता है ये भी गए थे, और यूएई के शेख से लगता मिले होंगे, तो कुछ जानकारी मिल गई। भारत के मुसलमान ना वोट जिहाद जानता है, ना लैंड जिहाद जानता है। भारत का मुसलमान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जानता है। हमारे बाप दादा ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, ये मेरी मिट्टी है, यही मिट्टी के लिए लड़ेंगे, यही मेरे देश के लिए लड़ेंगे और इसी मिट्टी में जाएंगे। अब संगीत रागी तो लगता है मोदी जी के साथ अरब के शेख से गले उले मिले हैं, तो थोड़ा सा कुछ ट्रांसफर हुआ होगा वायरस, तो इसलिए होता है। बतलाइए, हम तो नहीं जान रहे कौन जिहाद की बात कर रहे हैं। हम भारत के मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, जहां पर ना आरएसएस आज तक रजिस्टर्ड है, ना एफसीआरए है इनके पास, ना इनके पास अकाउंट का डाटा है, हजारों करोड़ की संपत्ति इनके पास है, कोई अकाउंटेंसी नहीं है। ना सीएजी इनसे पूछता है, ना होम मिनिस्ट्री पूछती है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री पूछती है। हजारों करोड़ की आरएसएस के पास, उनके ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन के पास, उस पर कोई नहीं पूछेगा। ये बतलाए कि आज तक तिरंगा जिसने नहीं फैलाया वो मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। फजले हक खैराबादी से लेकर वीर अब्दुल हमीद है, हमारे उलेमाओं ने
पर हमारे उलेमाओं ने, लाखों उलेमा ने कुर्बानी दी। देवबंद ने फतवा दिया था हुकूमती के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ा, टीपू सुल्तान हमने दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हमने दिए, सरफरोशी के तमन्ना हमने दिए, इस देश के लिए हर दिन जान देंगे और जान मेरे इस देश के लिए कुर्बान। लेकिन आरएसएस के लोग बताए ना, कहाँ थे संगीत रागी? असल बात सत्ता से जाने की जो खनक इनको सुनाई पड़ गई है, तो सोच रहे हैं क्या करेंगे, फिर तो स्टूडियो में भी लोग नहीं बुलाएगा। अब आरएसएस में, तो आरएसएस में वहीं पे कुछ कौन आ रहा है सत्ता में? सत्ता में जो भी आएगा माइनस भाजपा रहेगी सत्ता में इंशाल्लाह। हाँ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, भाजपा का प्रधानमंत्री। संगीत रागी जी आप जवाब दीजिए। आशुतोष जी आऊंगी, हमारे साथ जॉर्ज कुरियन भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है, जल्दी से 2 लाइन में संगीत जी। चित्रा जी, भारत का मुसलमान देश की आजादी के लिए नहीं लड़ा, 1930 के बाद भारत का मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ा। बहादुर शाह जफर का बेटे को घोर आपत्ति उन पर दर्ज करता हूं। दूसरी बात सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुना। भारत का मुसलमान जिन्ना के साथ खड़ा हुआ, भारत का मुसलमान गांधी के साथ नहीं खड़ा हुआ। भारत का मुसलमान और खास करके ओवैसी का परिवार जो है, अरे आप जिन्ना के मजार पे कहते हैं, अडवाणी गए थे। ओवैसी का परिवार राज्य में बोलूंगा जरूर, पाकिस्तान परस्त था। ओवैसी का परिवार जो है वैसे भी पाकिस्तान परस्त था, और भारत का मुसलमान जिन्ना के साथ खड़ा हुआ था। वो भारत का मुसलमान भारत की अखंड आजादी के लिए कभी नहीं खड़ा हुआ, खास करके 1931 के बाद से। तो ये गलतफहमी मिटा देनी चाहिए। यही उत्तर प्रदेश और बिहार का मुसलमान और बंगाल का मुसलमान था जो पाकिस्तान के पक्ष में बात किया था। और आज भी भारत के मुसलमानों की मानसिकता कोई बहुत ज्यादा बदली नहीं है, चाहे वो उर्दू का सवाल हो, चाहे वो वंदे मातरम का सवाल हो, योग पर सवाल हो, संस्कृत शिक्षा पर सवाल हो, सनातन संस्कृति पर सवाल हो, भारत के मंदिरों का उद्धार सवाल हो। इस सारे मुद्दों पर भारत का मुसलमान आज भी 1947 की मानसिकता में जीता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी जरूर हो सकती है, मुझे गलतफहमी नहीं है, और मैं किसी के कहने पर नहीं, मैं शेख के पास नहीं है। हाँ, भारत का मुसलमान क्योंकि कन्वर्टेड मुसलमान है, और कन्वर्टेड मुसलमान के लिए कहा जाता है कि नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है। अब 2 लोग हाथ उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप दोनों, आदिल हसन जी, आशुतोष जी, दोनों लोग बोलना चाह रहे हैं। जॉर्ज कुरियन बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं। चलिए 2 लाइन में बोल लीजिए आदिल हसन जी। आ रही प्रत्युष कांत जी आपके पास। आदिल जी 2 लाइन में जल्दी से बोलिए। चित्रा जी जिन्ना के मजार पे अडवाणी फातिहा पढ़ने गए थे, नवाज शरीफ क्या बिरयानी मोदी जी खाने गए थे, भारत का कोई मुसलमान नहीं गया था। हमने जिन्ना को उस वक्त भी ठुकराया था और आजीवन ठुकराएंगे। मोदी जी बतलाए कि नवाज शरीफ क्या बिरयानी क्यों खाने गए थे, अडवाणी के मजार में क्यों गए थे अडवाणी जी जिन्ना के मजार में, और ये बतलाए कि अजहर मसूद को कंधार किसने छोड़ा, यही भाजपा की सरकार। तो आप पीएफआई को मानते हैं या आप पीएफआई को? हम पीएफआई को नहीं मानते हैं। भारत का मुसलमान हिजबुल मुजाहिदीन आरएसएस मानती है। आरएसएस आप जैसे लोग, आपकी संक्रम सोच है, आप जैसे लोग आप मानते हैं, क्योंकि आपका दाल रोटी इसी से चलता है, आपकी दाल रोटी इसी से चलती है, आपका दाल रोटी चलता है। तो आप बोलिएगा ही ना, अडवाणी क्यों कहते जिन्ना के मजार पे, बतलाएं, ये बतला दे। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जॉर्ज कुरियन की भी बात हो जाए एक बार। ठीक है, एक एक करके अपनी बात करेंगे, एक एक करके अपनी बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों से आगे भी चर्चा जारी रहेगी। जॉर्ज कुरियन जी आपके पास आते हुए, अब सीधे अगर गृह मंत्री की ओर से ये कहा जा रहा है, मैं सीधे उनका जो बयान है वही पढ़ लेती हूँ कि राहुल गांधी बना मोदी का चुनाव है, विकास के लिए वोट, जिहाद के लिए वोट के बीच, मोदी के भारतीय गारंटी और राहुल गांधी की चीनी गारंटी के बीच आपको किसी एक को चुनना है। और अगर हम तेलंगाना का वोट प्रतिशत भी देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता ही गया है। क्या यह आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनेगा? जॉर्ज कुरियन जी, आप मुद्दों को लेकर कितना भी घेर लीजिए, लेकिन 17 में से 4 सीटें उसको मिली थी, जबकि 2014 में सिर्फ 1 सीटों पर थी बीजेपी। उसका वोट प्रतिशत भी दुगने के आसपास हो गया था। क्या यह बड़ी चुनौती बनेगा आप लोगों के लिए? चित्रा जी, आपके दर्शकों के लिए मैं ये स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस के लिए अतीत इतिहास है, और तुष्टीकरण हो या ध्रुवीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस अभी हिस्सेदारी की बात कर रही है, युवा हो, महिला हो, उनके सशक्तिकरण की बात कर रही है, किसानों के मुद्दे है, मजदूर श्रमिक के मुद्दे है, संविधान को बचाने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, अर्थव्यवस्था हो, फेडरलिज्म हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, और ये सारे मुद्दे हैं, एनवायरमेंट की बात हो। कांग्रेस पार्टी आज के तारीख में हमारी जो न्याय पत्र, आप उस पर थोड़ा रोशनी डालिए और लोगों को भी उस पे बताइए लोगों को कि 48 पन्नों की जो हमारी न्याय पत्र है उसमें एक बार भी मुस्लिम शब्द नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी SC ST OBC को साथ में लेकर चलने की बात कर रही है।
उनकी सशक्तिकरण की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की न्याय पत्र पे कांग्रेस पार्टी को विश्वास है, और पिछले 10 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की करप्शन हो या मिसगवर्नेंस हो, इस पे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को खुद ही उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए दूसरे चरण के बाद मोदी जी की भाषा बदल गई है, और 400 पार का नारा तो भूल जाइए। चरण के बाद तो मोदी जी हो या गृह मंत्री हो, उनको पूरा यकीन हो गया है कि 400 पार तो दूर है, अभी सत्ता में भी आएंगे उसका उनको यकीन नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का सवाल है, हमें पूरा यकीन है कि हम 290 पार करेंगे इस वक्त, और अच्छे तरीके से हम लोग गवर्नेंस मॉडल देश को बताएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा, ये एक नया कांग्रेस है। राहुल गांधी के नेतृत्व में आने वाले समय में इस देश को देखने को मिलेगा। अब मुझे लगता है बीजेपी से जल्दी से प्रत्युष कर्ण जी आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, और राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी जारी किया है, ये कहते हुए कि वो तमाम मुद्दों पर भटकाते रहेंगे, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर आप अडिग रहना। प्रत्युष जी। चित्रा जी, मैं पहले आशुतोष जी का जवाब दूंगा, क्योंकि वो सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, बात ज्यादा समझते हैं। मुझे ये बताना है कि आज हम 29 सीट से 60-70 सीट पे कैसे पहुंच रहे हैं साउथ इंडिया में। उनको ये समझना पड़ेगा कि वेलफेयर पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। आज के दिन में नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स बदल चुकी है। आज हर वर्ग के लोग जो हैं वो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी हैं। आप क्या कर रहे हो कांग्रेस पार्टी वाले? आप बोलते हो कि नॉर्थ ईस्ट वाला चाइनीज लगता है, साउथ इंडियन अफ्रीकन लगते हैं, वेस्ट वाले वाइट, नॉर्थ वाले वाइट लगते हैं, वेस्ट वाले पता नहीं कहां के लगते हैं। क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? ये दिखाता है कि आप पॉलिटिक्स को कहां लेके जा रहे हो। एग्जैक्टली राहुल गांधी के जो मेंटर है, देखिए मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया था, तो मुझे 2 मिनट बोलिए। राहुल गांधी की जो मेंटर हैं, जो उनके गुरु रहे हैं, वो जो गुरु जी हैं, उनके एग्जैक्टली वही सोच है जो राहुल गांधी की है, वही प्रियंका गांधी है। और अधीर रंजन सिंह ने तो उस पर स्टैंप लगा दिया, मोहर लगा दिया कि हाँ भाई ठीक बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपने पहले बोला कि हम रिजर्वेशन करेंगे रिलीजन के आधार पे, फिर आप बोल रहे हो कि हम चाइनीज लगते हैं, हम अफ्रीकन लगते हैं, हम अरब लगते हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं। यही नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट भारत को बताया। पहला बार नरेंद्र मोदी जी के अंदर में एक यूनिफाइड भारत क्रिएट हुआ है। और ये कैसे क्रिएट हुआ है? रोड कनेक्टिविटी से, बिजली से, टॉयलेट से, 5th बड़ा इकोनॉमी बन के, ये सारे चीज जो है इकोनॉमिक। आज जीएसटी आया है, कहां 2 लाख से ऊपर हमारा रेवेन्यू जा रहा है। आप सोच रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है हमको। आप राहुल गांधी के समझ के बाहर है। उसने तो परिवार से यही सीखा है कि देश को डिवाइड कर दो, बोलो तुम्हारा कास्ट ये है, रिलीजन ये है, रीजन ये है, और तुम डिवाइड हो जाओ। तुम ये खाना खाते हो, तुम ये पहनते हो, उसको तोड़ दो। एग्जैक्टली डिफरेंट पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। साउथ इंडिया में आप बोलते हो कि बीजेपी का बड़ा वीक एरिया था, 60-70 सीट पे खड़े हम लोग। आंध्रा हो, कर्नाटक, केरल में तो आप देखिएगा इतना कमाल का परफॉर्मेंस हमारा हो रहा है। क्यों हो रहा है? सब कुछ इवेंचुअली घूम के कहां लौट के आएगा? वेलफेयर, डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ। जब आदमी खुश है, जहां आशुतोष जी बार बार बोल रहे थे मुसलमान शांत बैठा हुआ है, ये अरे भाई सब इसी देश में रहता है। उस डेवलपमेंट का फ्रूट्स सबको मिल रहा है। अगर आपको डेवलपमेंट का फ्रूट मिल रहा है, आप अपने बच्चे का एजुकेशन देखते हो। मैं जवाब ले लेती हूँ आशुतोष जी, देखते हो कि उस तरह आपकी बातें पहले मुझे भी समझ में नहीं आई थी। अब मुसलमान शांत बैठा से क्या बताना चाहते हैं? 2014 और 2019 में मुसलमान क्या कर रहा था कि अभी शांत बैठा हुआ है और उससे बीजेपी को दिक्कत हो रही है? देखिए चित्रा जी, मैं तो संगीत रागी जी का चेहरा देख रहा हूं, और उनके चेहरे को देखने के बाद उनके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है निकल के सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शाहजाद पूनावाला बेचारा कितना चमकता हुआ प्रवक्ता बन जाता है, जफर इस्लाम चमकते हुए प्रवक्ता बन जाते हैं, शाहनवाज हुसैन मंत्री बन जाते हैं, संगीत रागी जी बेचारे वहीं बैठे रह जाते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन है आरएसएस की बहुत सारे लोगों का कि बाहर से लोग इंपोर्ट हो रहे हैं और उनको बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, वो प्रवक्ता बन जाते हैं, उनका लोग फोटो खींचते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचाते हैं, और संगीत रागी जी बेचारे बैठे हुए हैं। तो अब अच्छा दूसरी दिक्कत क्या है कि आरएसएस ने भी उनको डिसोन कर दिया है, क्योंकि आरएसएस क्या कहती है, मोहन भागवत कहते हैं कि भाई बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। फिर वो कहते हैं हर मंदिर में, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। फिर लाल के अडवाणी जाते हैं और जिन्ना जी को सर्टिफिकेट देते हैं कि देखिए भाई आपसे बड़ा, जिन्ना से बड़ा सेकुलर तो इस देश के अंदर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और जसवंत सिंह तो पूरी किताब लिख मारते हैं।
तो ये जो भ्रम की स्थिति है, तो संगीत रागी जी निश्चित तौर पर फ्रस्ट्रेटेड होंगे, वो मुसलमानों को और गाली देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा एमआईएम के प्रवक्ता ने कितना बढ़िया जवाब दिया, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से मुस्कुराते मुस्कुराते जवाब दिया। इसकी वजह से संगीत रागी जी और जो प्रत्युष कांत है, इनके अंदर का भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा। अरे प्रत्युष कांत जी, मैं तो कह रहा हूं, ये जिस तरीके से अशोक चौहान जैसे लोगों को, चक्की पीसिंग जैसे लोगों को पार्टी में लाया जा रहा है, एक दिन आप पता चला आप कांग्रेस में दिखाई पड़ेंगे, संगीत रागी जी जो है समाजवादी पार्टी में दिखाई पड़ेंगे। इन लोगों का यही भविष्य है। तो मैं कहता हूं कि ये फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलना चाहिए। हकीकत क्या है, मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं दिया। यही तो है कि 14 और 19 में मुसलमान क्या कर रहा था। आशुतोष जी के अभी शांत बैठा हुआ है, इस सवाल का भी जवाब देंगे आप? क्या कर रहा था 14 और 19 में मुसलमान कि बीजेपी उतनी सीटें जीत गई? सारी पर्सनल बातें बोली आशुतोष जी। संगीत जी पहले आशुतोष जी से बोलिए सर, बोलिए। चित्रा जी मैं जवाब दे देता हूं, प्लीज एक सेकंड उनकी बात सुन लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब रमेश धूड़ी के ऊपर कोई जवाब नहीं देते हैं, साध्वी प्रज्ञा के ऊपर कोई जवाब नहीं देते हैं, दोनों का टिकट काट तो दिया है, दोनों का टिकट काट नहीं दिया आशुतोष जी। अरे सुन लीजिए, हाँ, टिकट कटने से बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है आशुतोष जी? कि आदमी जिस पद पर रहे वहां से उसको हटा दिया जाए, चलता कर दिया जाए। गलत पकड़ लिया आपने उनकी, कोई गलत कार्रवाई। मैंने आपसे पूछा मुसलमान 2014-2019 में क्या कर रहा था कि अभी शांत बैठ गया है और पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी इतना बड़ा मैंडेट लेकर आती है, ये बताइए ना जरा आप। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल काडर है, प्रत्युष कांत हैं या संगीत रागी जैसे लोग, तो प्रवक्ता बनने की स्थिति में थे लेकिन नहीं बन पाए। इनकी दिक्कत क्या हो गई कि बीजेपी के अंदर बाहर के जवाब देकर सवालों से फंस गया, अब इनको पढ़ाया जा रहा। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता वर्ग, आरएसएस का बहुत बड़ा कार्यकर्ता वर्ग, वो निराश बैठा हुआ है। सर एक आखिरी बार मैं पूछ रही हूँ आशुतोष जी, इसके पहले कि बाकी मेहमानों के पास जाऊं, 2014 में बीजेपी अगर 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें हासिल करती है, एनडीए को छोड़ दे, ये सिर्फ बीजेपी का आंकड़ा है। मुसलमान उस समय क्या कर रहा था कि अभी वो शांत बैठ गया है और बीजेपी हारने वाली है? 14-19 में मुसलमानों ने क्या ऐसा किया था? इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप। इसलिए तो मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको। कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं आप, मैं मुसलमानों पर सवाल पूछ रही हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ कि इस वक्त सारी जवाबदेही मुसलमानों के ऊपर थोप दी गई। चित्रा जी और 2014 में उसने देखा कि भाई ये जो एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आप लोगों के पास आ रही हूँ। एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री को लेकर संजय राउत का विवादित बयान सामने आया है। उद्धव गुट के संजय राउत की ओर से विवादित बयान दिया गया है। उनकी ओर से औरंगजेब का उदाहरण देते हुए जिस तरह का बयान दिया गया है, यकीनन आगे आने वाले वक्त में ये बड़ी चुनौती उनके लिए पैदा कर सकता है। प्रधानमंत्री को लेकर संजय राउत, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा है औरंगजेब की कब्र खोद दी तो मोदी तू कौन है? तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए। 27 साल से औरंगजेब भी लड़ रहा था। इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मुस्तफा शेख और ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा, ये बड़बोलापन किस बयान पर उन्होंने दिखाया? अंत में महाराष्ट्र में हमने उसकी कब्र खोद दी, हमारे अंग पर आए तो हम जल उठेंगे, इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है इनकी ओर से? बिल्कुल राजनीतिक तो आप कह सकते हैं कि इससे हटकर एक व्यक्तिगत बयान ये दिया गया है। कहा कॉन्टेक्स्ट ये बताया जा रहा है कि संजय राउत ने पहले ये कहा कि औरंगजेब का जो पैदाइश है वो गुजरात में हुई थी। उसके बाद उन्होंने उस चीज को नरेंद्र मोदी से कनेक्ट किया कि नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं। उसके बाद ये कहा गया कि 27 साल तक औरंगजेब ने मराठाओं से लड़कर महाराष्ट्र की भूमि को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन औरंगजेब को गाड़ दिया गया था। उसके बाद फिर उन्होंने इसी तरह का रेफरेंस प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस्तेमाल किया है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकती है कि एक तरफ राजनीतिक लड़ाई होती है और दूसरी तरफ जो निजी व्यक्तिगत टिप्पणियां जिसको आप कह सकते हैं और जो किसी पद को शोभा नहीं देती, उस तरह की आप कह सकते हैं बयानबाजी इस वक्त देखी जा रही है। और पहली बार नहीं है जब आप कह सकते हैं कि औरंगजेब गुजरात में पैदा हुए थे और उनको कंपेयर किया गया प्रधानमंत्री से। ऐसा वक्तव्य संजय राउत ने किया गया। लेकिन औरंगजेब की कब्र खोद दी तो मोदी तू कौन है, इस तरह की भाषा घृणा से भरी हुई है और बेहद शर्मनाक है। एक राज्यसभा का सांसद अपने उम्मीदवारों को लेकर चुनावी मैदान में है और वो घृणा से भरी हुई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। आगे किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन मुझे लग रहा है संगीत रागी जी जल्दी से इस पर टिप्पणी आपकी, उसके बाद प्रत्युष जी आ रही हूं मैं आपके पास। देखिए संजय राउत जो है उनको माउथ फिस्टुला है, मुंह का बवासीर है, वो ऐसा बोलते रहते हैं हमेशा। उनकी टिप्पणी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, मैंने कभी भी इसकी उम्मीद भी नहीं की है और कामना भी नहीं की है
कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनूंगा या भारतीय जनता पार्टी से कुछ मिले, ऐसी न मैंने जिंदगी में कभी कल्पना की है और न मैं इच्छा रखता हूं। इसलिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने में ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। व्यक्तिगत टिप्पणी न करके आगे की बात कहें। सच तो यह है कि नेहरूवियन सेकुलरिज्म जो इस्लामिक रेडिकलिज्म को बढ़ावा देता है, जो इस देश में वक्फ बोर्ड से बड़ा लैंड जिहाद नहीं हो सकता था, जो 1991 का जो पूजा कानून था वो भारत के हिंदुओं के प्रति एक यातना पूर्ण कानून था। ऐसे भारत के प्रो इस्लामीकरण का जो नेहरूवियन मॉडल था, उसके खिलाफ जब भी आप बात करते हैं तो भारत का एक बौद्धिक वर्ग उसे हिंदू मुस्लिम समझता है। यदि ऐसा हिंदू मुस्लिम है भी तो इस देश में पूरी तरीके से इस पर विमर्श होना ही चाहिए कि भारत विभाजन के बावजूद भी भारत के मुसलमानों की मानसिकता में कमी क्यों नहीं आई है, वो मुस्लिम परस्ती क्यों नहीं आई है, जिन्ना की तस्वीर से उसे क्यों इतना आकर्षण है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उसे हटाने में पूरा का पूरा मुसलमान जो है वो सड़कों पर उतर आता है। इस मानसिकता की लड़ाई में ही जो है हिंदुत्व लड़ाई लड़ा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हिंदू समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इतना ताकतवर बना दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कि हिंदू समाज अपनी लड़ाई आगे भी लड़ लेगा। ठीक है, आदिल हसन जी आप जवाब दीजिए। आप जरा विस्तार दे देते हैं ये व्यक्तिगत टिप्पणियों और इस पर नहीं रहते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप बीजेपी को कह रहे हैं कि वो सत्ता में नहीं आने वाली, कुछ भी हो जाए। उधर प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं और बीजेपी को जहां जहां जिताना होता है एमआईएम वहीं वहीं चल देता है। क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी? असल बात प्रियंका गांधी अभी नई आई है, उनको जानकारी का अभाव है, उनका स्क्रिप्ट राइटर जानकारी नहीं दिया होगा। यूपीए 1 यूपीए 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ, सोनिया जी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठते थे। वाईएसआर की सरकार, जगन की सरकार, रोसैया जी की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार में हमारी मदद ली गई। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति चुनाव में हमने मदद किया। इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने में हमने मदद किया। आपकी न्यूक्लियर डील में सबसे ज्यादा वकालत अगर पार्लियामेंट में किसी ने की तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। सोनिया जी लगातार फोन की, लगता है प्रियंका जी उधर बाहर घूमने गई होंगी, इसलिए जानकारी नहीं है। जब भी हमारा एक स्टैंड क्लियर बीजेपी के खिलाफ, हम कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। लेकिन हाँ, मुसलमानों की हिस्सेदारी की हम बात करते हैं। अगर सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ कुशवाहा, सन ऑफ यादव, सन ऑफ मराठा, सन ऑफ वोकलंगा बात करेगा तो हम भी अपने लोग की बात करेंगे। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसीलिए एक बात की है, हमने खुला कहा है कि बीजेपी के खिलाफ थे। हम तो डबल कभी नहीं रहते, हम 370 में खिलाफ थे, ट्रिपल तलाक में हमने वकालत की बीजेपी के खिलाफ। आप बिल्किस बानो के साथ हम खड़े रहे, जकिया जाफरी के साथ खड़े रहे, जुनैद नसीर के साथ खड़े रहे, तबरेज अंसारी के साथ खड़े रहे। हमारे बाबरी मस्जिद की शहादत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक है। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया और बीजेपी ने मस्जिद को शहीद किया, दोनों इस पाप में एक है। गोविंद भाई पल्लभ भाई पंत के वक्त पे हुआ था। बीजेपी और मजबूरी, लेसर इवल को हम चुनते हैं। हाँ। इसलिए आप पूछिए रेवंत रेड्डी इतना कशीदा क्यों एमआईएम का पढ़ रहे हैं? चीफ मिनिस्टर तेलंगाना है, उन्होंने अलग लानिया कहा कि हमने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन एमआईएम को हरा नहीं पाए क्योंकि जनता के साथ है। दारुसलाम जो मेरा हेडक्वार्टर है, उसके माथे पे तिलक हो या सिर पे पगड़ी हो, सबका इस्तकबाल। इसके 1984 से हम जीत रहे हैं। हाँ। अभी भी कांग्रेस को मेरी जरूरत पड़ेगी। बदरुद्दीन अजमल से क्या दुश्मनी होगी? प्रत्युष कंठ जी वो बोल रहे हैं 1984 से हैदराबाद ऐसे ही नहीं हम लोग जीत रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब वोट देता है हमको। वो कह रहे हैं कि सब लोग, हिंदू मुस्लिम सब वोट देता है हमें। साइबेरियन क्रेन भी लता आई है, अच्छी बात है, उनको इस बात का ज्ञान है। वो इसीलिए हार रहे हैं इलेक्शन कि पहला बार हैदराबाद के लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये तो हिंदू मुस्लिम बहुत कर लिए, बताओ डेवलपमेंट क्या किया। आज तक कभी आपने ओवैसी जी के भाषण में सुना है कि मैंने यहाँ स्कूल बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया? पर ओवैसी जी की क्या बात करेंगे? ये सब कुछ शुरू होता है गांधी परिवार के साथ, चाहे उनके दोस्त लोग राहुल जी, लालू जी हो, चाहे जो जेल में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल जी हो, ममता जी हो, समाजवादी पार्टी वाले हो। एक कॉमन चीज चित्रा जी आपको निकल के आएगा सबों में से। कॉमन चीज क्या है कि अपनी जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, भाई बहन, बाप माँ, बच्चा भतीजा, 2 बेटी यहां से 2 भतीजा वहां से, वो लड़ते रहे। और ये कहां जाती है पहुंच के?
पहुंच के जाती है फिर करप्शन पे, फिर स्कैम पे। आशुतोष जी क्यों दुखी है बेचारे? क्योंकि वहां भी जो पार्टी में गए थे वहां से उनको भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया उनको? क्योंकि वो अगेन फैमिली ओरिएंटेड पार्टी हो गई थी, केजरीवाल रन पार्टी हो गई थी। ये सब लोग कहां से क्लू लेते हैं, कहां से पावर ड्रॉ करते हैं? गांधी परिवार से कि भाई बड़ा इस देश में आप 2 संविधान और 2 निशान रख के बैठे हुए हैं कश्मीर के अंदर में, देश ने झेला ना उसको। आर्टिकल 370 को इतना अपोज किया, आज खत्म हो गया ना वो। पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा लीडर मोदी जी कैसे हो गए? इसीलिए हुए ना क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट करके दिखाया है। ये जो सारे ये सब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ये बात तो सच है, जिनको आके करप्शन में बातें कह रहे भागीदारी हैं। करनी मैंने है। ग्राउंड रिपोर्ट की है, आज हम दिखा भी रहे हैं बारामूला से शाम को 7:30 बजे। ये बात तो सच है ना कि आतंकवाद को काफी हद तक खत्म करने में, हालांकि वहां पर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह उस पर कामयाबी पा ली गई, लेकिन वहां पर काफी हद तक उसका खात्मा किया गया है। तरक्की की राह पर कश्मीर आगे बढ़ रहा है। ये चीजें नजर नहीं आते हैं क्या जाज कुरियन जी? जल्दी से 2 लाइन में सर। बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का अपना स्पष्ट मत है कि कांग्रेस पार्टी इस पे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो और जहां तक तेलंगाना की बात आपने बात किया था, तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का मुझे क्लियर दिख रहा है कि 12 सीट के आसपास कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी तेलंगाना के अंदर। तो उसमें कांग्रेस पार्टी को पूरा यकीन है कि मुस्लिम समाज भी कांग्रेस पार्टी के साथ इस वक्त तेलंगाना में होगा। ठीक है, अब तेलंगाना को लेकर किसके दावे में ज्यादा दम दिखता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कांग्रेस का दावा है 12 सीटें, बीजेपी का दावा है 10+। इन सब के बीच बीआरएस कहां पर रहेगी और असदुद्दीन ओवैसी अपने गढ़ में क्या जीतते हैं, किस तरह की चुनौती का सामना करते हैं? कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है।